हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के ऊपर, जो कि यूजीसी एनटीए नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। और जब भी गोदान की चर्चा की जाती है तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गोदान को बड़ा ही मन से टीचर्स पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स भी उसको बहुत ही चाव से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो गोदान, जो कि प्रेमचंद का एक मशहूर उपन्यास है, जिसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये उनके आखिरी दौर का उपन्यास है। इससे पहले भी उन्होंने किसान जीवन को ध्यान में रखते हुए कई उपन्यास लिख चुके थे, जिसमें कि प्रेमाश्रम का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। तो गोदान को जब हम पढ़ते हैं और उससे संबंधित किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा में, उस पर हम चर्चा करेंगे। खासतौर से जब आप गोदान पढ़ेंगे तो जो मेरे पास किताब है ये वाणी प्रकाशन की है और इसमें कुल लगभग 371 पेज दिए गए हैं। और गोदान में समानांतर दो परिवेश की कथाएं चलती हैं। एक तरफ ग्रामीण परिवेश की कथा चलती है, दूसरी तरफ शहरी परिवेश की कथा चलती है। और रामविलास शर्मा की एक आलोचनात्मक किताब है प्रेमचंद और उनका युग, उसमें पूरे इस उपन्यास को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। और आखिरी आप हिस्से में देखेंगे तो रामविलास शर्मा ने प्रेमाश्रम और गोदान दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है कि आखिरकार प्रेमचंद को क्यों ज़रूरत पड़ी। ऑलरेडी वो प्रेमाश्रम लिख चुके थे तो गोदान लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो आप देखेंगे उसमें जो जमींदारों का चरित्र रहा है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर प्रेमचंद और उनका युग नामक आलोचनात्मक किताब को पढ़ें। बाकी जब गोदान उपन्यास हम पढ़ते हैं तो हर स्टूडेंट्स का और हर टीचर्स का, पढ़ाने वाला का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं बीएचयू में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर एक हमारे टीचर थे जिनका कहना था कि वे गोदान को लगभग 300 बार पढ़ चुके हैं। तो कई बार बच्चों में हंसी ठिठोली होती थी कि इनको 300 बार में भी गोदान समझ में नहीं आया। कई बार क्या होता है कि जिस हिसाब से प्रेमचंद की लिखने की शैली है, एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, हर बार अगर टीचर्स को गोदान ही पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और जब भी उपन्यास आप पढ़ने जाए तो उन प्रश्नों के हिसाब से आप क्वेश्चंस को पुटअप करिए, उसको खोज के नोट्स बनाइए। मेरी कोशिश यही रही है। मुझे गोदान पढ़ने का मौका मिला था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और प्रेमचंद के बड़े विशेषज्ञ माने जाने वाले प्रोफेसर वीर भारत तलवार से, जिन्होंने कि एक इसकी अद्भुत तरीके की व्याख्या की थी। और ये कहा जाता था कि जब भी वीर भारत तलवार गोदान को पढ़ाते हैं तो आखिर में आते आते वे रोने पर मजबूर कर देते हैं। जिस हिसाब से गोदान की कहानी है, जिन्होंने पूरी गोदान पढ़ी होगी तो जो सहृदय होंगे, जाहिर सी बात है कि उनका हृदय मार्मिकता से उठ जाएगा। जिस हिसाब से धनिया गोदान करने के लिए दाता दिन से जिस करुण स्थिति में बयान करती है और पछाड़ खाकर गिर जाती है, तो कोई भी सहृदय रहेगा तो उसके अंदर एक संवेदना जागृत होगी। तो सबका पढ़ाने का अलग अलग ढंग रहा है। और जब आप देखेंगे गोदान की जो शुरुआत होती है, होरी राय साहब से मिलने के लिए तैयारी करता है और इसकी शुरुआत बड़ी ही ट्रेडिशनल ढंग से हुई है कि वो अपना काम करते हुए, बैलों को खाना दाना देते हुए अपने पत्नी से कहता है कि अपने बेटे को कि ऊख गाड़ने के लिए उसको भेज देना, जो गोबर है। और बाकी धीरे धीरे कहानी शुरू होती है। शुरुआत में होरी और धनिया के संवाद से कहानी बढ़ती है और बाद में जब होरी राय साहब के घर जाता है तो देखता है कि राय साहब एक अलग ही चिंता में डूबे हुए हैं। तो बात करते हैं यूजीसी एनटीए नेट हिंदी अभ्यास प्रश्न पत्र के अंतर्गत गोदान उपन्यास पर, और देखते हैं कि गोदान उपन्यास पर आधारित किस तरह से सवाल बनते हैं और पिछले और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कथन है। इसके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अब ये 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं
और पूछा जा रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो प्रश्न था, इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था, ये सही ऑप्शन है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, ये भी सही है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान की विषय वस्तु है, गोदान की विषय वस्तु है, ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रवाद, किसान समस्या, स्त्री समस्या, दलित समस्या। तो पहले ही प्रश्न में बता दिया गया है कि इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से किसान समस्या को उठाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान का नायक है, ऑप्शन दिया गया है होरी, गोबर, राय साहब, मेहता। तो इसका सही जवाब है होरी। अगला प्रश्न है, होरी का पूरा नाम है होरीदास, होरीलाल, होरीराम, होरी। जब आप उपन्यास शुरू में ही पढ़ेंगे तो पहली पंक्ति में होरी का पूरा नाम दिया गया है, लेकिन जो भी पाठक वर्ग हैं सबके दिमाग में बस होरी नाम बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपको एक दृष्टि मिली होगी कि जब भी उपन्यास पढ़ें तो पात्रों के पूरे नाम को भी ध्यान में रखें। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है होरी राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सी। अगला प्रश्न है, होरी के परिवार का सदस्य नहीं है। आप जानते हैं कि गोदान उपन्यास में समानांतर कई परिवारों की कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है, उसमें होरी को ही केंद्र में रखा गया है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि होरी का जो परिवार है उसमें कौन सा सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, पहला धनिया, सोना और रूपा, गोबर, हीरा और शोभा, मेहता, माता दिन और दाता दिन। अब प्रश्न के अनुसार हमें सही कूट का चयन करना है कि इसमें कौन सा कूट सही है। तो होरी के परिवार का सदस्य नहीं है, तो अब जो भी उपन्यास पढ़ा होगा तुरंत उसके दिमाग में आ गया होगा कि धनिया, सोना, रूपा हैं, गोबर, हीरा और शोभा ये भी हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा 1 और 2, ठीक है। तो जब भी उपन्यास पढ़िए तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, होरी किस प्रांत का रहने वाला है? अवध, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब है अवध। और जो गोदान की कथा वस्तु है उसको आधार बनाया गया है अवध के क्षेत्र का, ये पूरा स्टोरी है, कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किन 2 गांवों को गोदान की कथा वस्तु बनाया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पांडेपुर और चौबेपुर, शिवपालगंज और गंगौली, बेलारी और सेमरी, सज्जनपुर और पांडेपुर। तो प्रेमचंद ने गोदान की कथा वस्तु बनाया है ऑप्शन सी बेलारी और सेमरी। अगला प्रश्न है, होरी किस गांव का रहने वाला है? होरी किस गांव का रहने वाला है? ऑप्शन दिया गया है सेमरी, बेलारी, चौबेपुर, पांडेपुर। सही जवाब है होरी जो है वो बेलारी का रहने वाला है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के जमींदार राय साहब का पूरा नाम है? अमरपाल सिंह, समरपाल सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह। तो राय साहब का पूरा नाम है अमरपाल सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, राय साहब किस गांव के थे, या फिर राय साहब किस गांव से थे? ऑप्शन दिया गया है बेलारी, सेमरी, पांडेपुर, चौबेपुर। तो इसका जो सही जवाब है राय साहब सेमरी के रहने वाले थे। और जब गोदान उपन्यास आप पढ़ेंगे तो एक वाक्य है कि होरी बेलारी गांव का रहने वाला था, जबकि अमरपाल सिंह यानी कि राय साहब सेमरी गांव के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोटेशन दिया गया है कि जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन कौन किससे कहता है? ऑप्शन दिया गया है होरी धनिया से, होरी गोबर से, धनिया होरी से, धनिया गोबर से। सही जवाब है होरी धनिया से इस बात को कहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील। तो इसका जो सही जवाब है
कि बेलारी और सेमरी गांव के बीच की जो दूरी थी वो कुल 5 मील थी। अगला प्रश्न है, राय साहब के संदर्भ में कथन दिए गए हैं और उन कथनों पर हमें सही कूट के माध्यम से विचार करना है। तो क्या है, राय साहब के संदर्भ में कथन है, सत्याग्रह संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे। ठीक है, जब गोदान उपन्यास आप पढ़ेंगे तो पूरी विशेषता राय साहब की प्रेमचंद ने प्रस्तुत कर दी है और उन्हीं पर आधारित यहाँ पर सवाल बनाया गया है। तो राय साहब क्या थे? ऑप्शन में 4 उनकी विशेषताओं को दिया गया है। अब हमें सही कूट का मिलान करना है कि इसमें से सही क्या है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, माने कि पहला, दूसरा, तीसरा जो भी इसमें दिया गया है सभी से संबंधित है राय साहब। वे संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे, यानी कि चारों बातें सही हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो इस अभ्यास प्रश्न पत्र के माध्यम से केवल एक दृष्टि दी जा रही है। हो सकता है कि परीक्षा में 1-2 ऑप्शन इसमें से कम कर दे और कुछ दूसरा दे दे और पूछे कि कौन सी विशेषता नहीं थी राय साहब की। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को रुचिकर लग रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए और हौसला बढ़ाइए कि इस तरीके के और प्रश्न पूछे जाएं। अन्य उपन्यासों और कहानियों, निबंधों, जितने भी टेक्स्ट लगे हुए हैं उन पर कोशिश रहेगी कि वीडियोज आएँ। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न। राय साहब के 2 चचा थे जिनका जुड़ाव था। एक राधा के अनन्य उपासक थे और कवित्व की रचना की। दूसरे राम भक्त और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया। तीसरा ऑप्शन है कि एक कृष्ण भक्त थे, दूसरे सन्यासी थे। तो गोदान में प्रेमचंद ने राय साहब के 2 चचा, उन्होंने इसी शब्द का ही प्रयोग किया है, इसलिए मैंने उठा लिया सीधे सीधे। बताया है कि उनके जो दोनों चचे हैं क्या क्या उनकी विशेषता रही है। ठीक है, तो उन्हीं कूट माध्यम के माध्यम से हमें इसको बताना है कि सही इसमें कौन बात है। तो जो उपन्यास पढ़े होंगे जिन लोगों ने, वो तुरंत इसका ऑप्शन बता देंगे कि उसमें से एक चचा थे जो राधा के अनन्य उपासक थे और कवित्व की रचना की थी, और दूसरे राम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन में तीसरा और चौथा न तो 1 और नहीं 2, न तो 3 और नहीं 4, इस तरीके से भी ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, होरी रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? ऑप्शन दिया गया है, दशरथ के मंत्री का, जनक के मंत्री का, दशरथ के माली का। ऑप्शन डी है जनक के माली का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जनक के मालिक के रूप में होरी ने वहाँ पर अपना अभिनय प्रस्तुत किया था। उसको यही रोल दिया गया था, माली का उसने रोल निभाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राय साहब होरी को कितने रुपयों का प्रबंध करने को कहा था? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो आप जानते हैं कि जब होरी अपने घर से निकलता है और राय साहब के घर पहुंचता है तो वहाँ पर राय साहब अपनी तमाम चिंताओं को व्यक्त करते हैं और आखिर में होरी से कुछ रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। वे रुपए हैं 20,000। उस ज़माने में 1936 में 20,000 रुपये इकट्ठे करने थे, जिसको सुनकर होरी बहुत परेशान था और राय साहब ने कहा था कि 20,000 का प्रबंध करना है, लेकिन तुम अगर 500 रुपये अपने गांव से दिलवा दोगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, होरी को किसने अपनी गाय दी थी? आप जानते हैं कि पूरे उपन्यास का जो मूल थीम है गोदान, वो एक किसान के मन में अभिलाषा है कि उसके द्वार पर एक गाय बंधी रहे। तो इसी क्रम में ये प्रश्न पूछा गया कि होरी को किसने अपनी गाय दी थी? ऑप्शन है हीरा, भोला, कामता, जंगी। तो इसका सही जवाब है भोला। और उपन्यास में आप देखेंगे होरी और भोला के बीच में जो संवाद है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा लगता है कि गांव एकदम उभर कर सामने आ गया है। अगला प्रश्न है, गोदान में उल्लिखित बिजली किस प्रकार का पत्र था? गोदान जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बिजली पत्र का जिक्र किया जाता है, वो किस प्रकार का पत्र था? ऑप्शन दिया गया है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक। तो इसका जो सही जवाब है दैनिक, बिजली दैनिक पत्र था। अगला प्रश्न है, बिजली के संपादक का नाम था?
राय साहब, पंडित ओंकारनाथ, मेहता, मिस्टर खन्ना। इसका सही जवाब है जो बिजली के संपादक हैं पंडित ओंकारनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम है। गोदान में ढेर सारे पात्र हैं, ठीक है, क्योंकि यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें एक तरफ ग्रामीण कथा चलती है, दूसरे तरफ शहरी कथा चल रही है। तो वकील का जिक्र किया गया है इसमें, उसका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है अमर सिंह, समर सिंह, श्याम बिहारी तनखा, राम बिहारी तनखा। सही जवाब है श्याम बिहारी तनखा। कई बार तनखा का जिक्र होता है बार बार, लेकिन इसका पूरा नाम है श्याम बिहारी तनखा। तो वकील कौन है? श्याम बिहारी तनखा। अगला प्रश्न है, मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? गोदान उपन्यास के बहुत ही फेमस पात्र मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? ऑप्शन दिया गया है समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य। तो मिस्टर मेहता फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, यानी कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, गोदान के किस पात्र में प्रेमचंद की झलक दिखती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माना जाता है कि एक ऐसा पात्र है जो अपना विचार अभिव्यक्त करता है, वो उसका खुद का विचार नहीं है बल्कि प्रेमचंद का विचार है। तो वो कौन सा पात्र है? ऑप्शन दिया गया है होरी, मेहता, मिस्टर खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है मेहता। मिस्टर मेहता में प्रेमचंद का रूप दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, मालती पेशे से किस पद पर थी? आप जानते हैं गोदान जब भी पढ़ेंगे तो मिस्टर मेहता और मिस मालती के बीच में जो संवाद स्थापित हुए हैं, जो बातचीत है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वैसी बात तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक युग में इस समय भी नहीं होती है, जब मेहता और मालती जैसे जैसे अपने तर्क वितर्क करते हैं। तो जब भी मेहता का नाम आता है अनायास मालती का नाम उससे जुड़ जाता है। तो अब जानने की ज़रूरत ये है कि मालती सही मायने में किस पेशे से थी? प्रोफेसर थे मेहता, लेकिन मालती क्या है? ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर, डॉक्टर, लेखक, संपादक। मालती डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर थी और इंग्लैंड से पढ़ाई करके आई थी। अगला प्रश्न है, मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देना था? ऑप्शन दिया गया है सोसाइटी ऑफ सेमरी, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, यूनियन ऑफ फिलोसोफर, वीमेंस लीग। मेहता को भाषण देना था वीमेंस लीग की तरफ से। हो सकता है फ्यूचर में इस तरीके से प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम था। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है सत्य प्रकाश खन्ना, सूर्य प्रकाश खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना, जयप्रकाश खन्ना। तो इसका जो सही जवाब है चंद्र प्रकाश खन्ना। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम चंद्र प्रकाश खन्ना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है होरी धनिया, गोबर झुनिया, दाता दिन सिलिया, हीरा पुनिया। तो आप प्रश्न की प्रकृति को समझ गए होंगे कि इसमें स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सुमेलित नहीं है, सही जवाब है दाता दिन सिलिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? माता दिन होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार, विशुद्ध अहंकार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है होरी गोबर से, राय साहब होरी से, मेहता होरी से, ठीक है, और मेहता मालती से। तो इसका जो सही जवाब है राय साहब होरी से इस बात को कहते हैं कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों करते हैं? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। ये बात वर्तमान समय में भी काफ़ी प्रासंगिक लगती है। ध्यान में रखिए कि ये बात राय साहब होरी से कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। ये कथन कौन किससे कह रहा है? ऑप्शन दिया गया होरी गोबर से, होरी धनिया से, मेहता मालती से, खन्ना गोविंदी से। इसी से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था पहले कि अगर गर्दन पाँव के तले दबी हो
तो उसे सहलाने में ही कुशल है। कुछ वैसे ही मिलता जुलता यहाँ पर एक वाक्य आया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, होरी गोबर से बात कर रहा है, वहाँ पर होरी धनिया से बात करता है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं, पर भिक्षुक देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन कौन किससे कह रहा है? ये मुख्य प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है, होरी धनिया से, झुनिया गोबर से, सिलिया माता दिन से, धनिया झुनिया से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, झुनिया गोबर से ये बात कह रही है। कोटेशन बहुत सारे हैं उपन्यास में, अगर आप लोग हौसला बढ़ाएंगे और कमेंट्स कर बताएंगे तो इस पर एक और वीडियो हम ला सकते हैं। अभी मेरी कोशिश थी कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु, उसके मुख्य पात्रों से आपका परिचय हो, ताकि जब आप दोबारा उपन्यास पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ें कि कोई भी एंगल से आपका प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर दे सकें। अगला प्रश्न है, होरी के पास कितनी ज़मीन थी? ऑप्शन दिया गया है 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा। होरी के पास कुल 5 बीघा जमीन थी। अगला प्रश्न है, मालती की बहनें हैं, जो मिस मालती हैं उनकी 2 बहनें और हैं, उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है सोना व रूपा, सरोज व वरदा, सरोज व गोविंदी, झुनिया व सिलिया। तो मालती की जो बहनें हैं सरोज और वरदा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, गोबर घर से भागकर किस शहर गया था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। ऑप्शन दिया गया गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो गोबर कहाँ गया था भागकर? सही जवाब है लखनऊ। अगला प्रश्न है, शहर में गोबर को कौन सा काम मिला था? आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो गोबर हमेशा होरी से तर्क वितर्क करता है। वो किसानी छोड़ने के पक्ष में रहता है, उसको लगता है कि किसानी में कुछ रखा नहीं, इससे बढ़िया तो हम मजदूरी करके रहेंगे, रोज़ काम करेंगे और रोज़ उसका पैसा मिलेगा, तो जीवन यापन होता रहेगा। और किसानी में क्या है कि ऋण की समस्या बनी हुई है, ऋणग्रस्त किसान हमेशा तनाव में चल रहा है। तो शहर में जब वो भाग कर गया, शहर का नाम मैंने बता दिया कि लखनऊ था। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न कि गोबर को कौन सा काम मिला था? ऑप्शन दिया गया है कबड्डी खेलने का, फुटबॉल खेलने का, पौधे सींचने का, ठेकेदारी का। तो सही जवाब है पौधे सींचने का काम उसको मिला था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्त्री पात्र को कविता लिखने का शौक था? गोदान उपन्यास में एक ऐसी स्त्री पात्र है जो कि कविता लिखने में रुचि रखती है, उसका नाम बताना हमें। ऑप्शन दिया गया है मालती, मिसेज खन्ना, सरोज, वरदा। सही जवाब है मिसेज खन्ना। अगला प्रश्न है, गोदान के किस प्रसंग को आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा है? ऑप्शन दिया गया है मेहता मालती, गोबर झुनिया, माता दिन सिलिया, दाता दिन सिलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, माता दिन और सिलिया के प्रसंग को जो भी हिंदी के आलोचक रहे हैं वो सब इसको दलित विमर्श से जोड़कर देखते हैं कि पहली बार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में दलितों ने आवाज़ उठाई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंह में हड्डी डाल दी गई थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से जान रहे हैं। गोदान उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है कि लगभग सभी पाठक उसको पढ़े रहते हैं, और कॉलेजों विश्वविद्यालयों में खूब मन लगाकर इस उपन्यास को पढ़ाया भी जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, होरी की मृत्यु लू लगने से हुई थी, उस समय उसके पास मौजूद थे, कौन लोग मौजूद थे? ऑप्शन दिया गया है गोबर और धनिया, धनिया और झुनिया, हीरा और शोभा, इनमें से कोई नहीं। जब होरी की मृत्यु हुई थी तो उस समय वहाँ पर मौजूद थे हीरा और शोभा। ठीक है, उन्होंने उसको आराम दिलाने के लिए खटिया पर लाद के लाए भी छाँव में, लेकिन तब तक देखे कि वो ठंडा हो चुका है, उसका देहांत हो चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को बनाना पड़ा। बाकी आखिरी में है कि दाता दिन आते हैं और गोदान करने की बात करते हैं, और धनिया का एक बड़ा ही मार्मिक और हृदय विदारक कोटेशन है, और सबसे आखिरी पंक्ति तो है कि धनिया जो है पछाड़ खा के गिर पड़ती है। तो गोदान उपन्यास का जो अंत है काफ़ी हृदय विदारक है, बार बार सोचने पर मजबूर करता है। तो हमने
कुल 36 प्रश्नों पर चर्चा की और मेरा प्रयास था कि 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था, तो पहले एपिसोड में, पहले पार्ट में हम कुल 36 प्रश्नों पर ही बात करेंगे। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको एक दृष्टि मिली होगी, ताकि जब भी दोबारा उपन्यास को पढ़ेंगे तो हर एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट्स कीजिए कि क्या गोदान के जो इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं उस पर भी एक वीडियो आनी चाहिए, और कमेंट्स ही एकमात्र सहारा है आप लोगों से बातचीत करने का। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।